हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस अभिलेख की चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। यह अभिलेख बीजापुर कर्नाटक के मेगुती जैन मंदिर से प्राप्त हुआ है, जिसके रचनाकार रविकीर्ति हैं। इसकी लिपि उत्तर ब्राह्मी भाषा संस्कृत और तिथि 634 ईस्वी है। यह 19 पंक्तियों का अभिलेख है, जिसमें कुल 37 श्लोक हैं और इस पूरे अभिलेख को रविकीर्ति ने पद्य में लिखा है। इस अभिलेख की चर्चा हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले ऐहोल प्रशस्ति की विश्वसनीयता पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रारंभिक चालुक्य नरेशों का वर्णन जो अभिलेखों में आया है उसकी चर्चा हम करेंगे। तीसरा बिंदु होगा रविकीर्ति की साहित्यिक प्रतिभा, और अंत में अभिलेख में जो कुल 37 श्लोक आए हैं उनके भावार्थ क्या हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऐहोल प्रशस्ति की विश्वसनीयता। ऐहोल प्रशस्ति का लेखक प्रयाग प्रशस्ति के लेखक के समान संधि विग्रहिक, महादंडनायक और कुमारामात्य जैसे उच्च पदों का उपयोग करने वाला कोई पदाधिकारी नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिशेन थे। हरिशेन अपने को प्रयाग प्रशस्ति के अंत में महादंडनायक, कुमारामात्य और संधि विग्रहिक बताता है, लेकिन इस ऐहोल प्रशस्ति में रविकीर्ति अपने को ऐसा कुछ भी नहीं कहता। लेकिन इतना सत्य है कि वह चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय का कृपा पात्र अवश्य था। उसे निश्चय ही अपने संरक्षक की व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त थी, क्योंकि रविकीर्ति ने जो कुछ भी लिखा उसका समर्थन अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों से भी होता है। उदाहरण स्वरूप रविकीर्ति हर्ष और पुलकेशिन के बीच युद्ध की चर्चा करता है। इस युद्ध की चर्चा चीनी यात्री वेनसांग के विवरण से भी मिलती है। वेनसांग लिखता है कि हर्ष अनेक प्रदेशों से सैनिक एकत्रित करके पुलकेशिन के राज्य पर चढ़ाई किया और अंत में पुलकेशिन ने इसे पराजित किया। इसकी चर्चा वेनसांग लिखता है। अतः ऐहोल प्रशस्ति को हम सामान्यतः एक विश्वसनीय अभिलेख मान सकते हैं। इतिहास के स्रोत के रूप में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इस अभिलेख में दूसरी जो चर्चा है, प्रारंभिक चालुक्य नरेशों का वर्णन इसमें मिलता है। अर्थात एक प्रकार से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय की वंशावली इस अभिलेख में मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय के पूर्वजों में सबसे पहला नाम जय सिंह का मिलता है, जो कि 500 ईस्वी के आसपास वातापी की गद्दी पर बैठा। जय सिंह के बाद दूसरा शासक रणराग मिलता है। रणराग के बाद इसका पुत्र पुलकेशिन प्रथम गद्दी पर बैठा। पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु के बाद इसका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिवर्मा राजा बना। कीर्तिवर्मा की मृत्यु के बाद चूंकि इसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय, जिसका यह अभिलेख है, अल्पवयस्क था, अतः पुलकेशिन प्रथम का कनिष्ठ पुत्र मंगलेश गद्दी पर बैठा। मंगलेश अपने किसी अज्ञात पुत्र को, जिसका नाम इस अभिलेख में नहीं मिलता, गद्दी पर बैठाना चाहता है या बैठाना चाहता था। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय और मंगलेश के बीच गृह युद्ध होता है, जिसमें मंगलेश पराजित होता है और मार डाला जाता है और पुलकेशिन द्वितीय वातापी की गद्दी पर बैठता है। तीसरा, इस अभिलेख में रविकीर्ति की साहित्यिक प्रतिभा का भी उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख में रविकीर्ति अपने को कालिदास और भारवी के समकक्ष बताता है। यहाँ पर यह अतिशयोक्ति मात्र भी लगती है। जैसे रविकीर्ति अपने को कालिदास और भारवी के समान जो बताता है वह एक प्रकार से अतिशयोक्ति है, लेकिन इतना सत्य है कि वह उस श्रेणी के, उस काल में, उस श्रेणी के कवियों में इसका नाम शुमार था। इसके बाद अभिलेख में क्रमशः कुल 37 श्लोक हैं और उस 37 श्लोक के बिंदुवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले श्लोक संख्या 1। श्लोक संख्या 1 में मंदिर के देवता, जिस मंदिर का निर्माता रविकीर्ति अपने को बताता है,
मंदिर के देवता जिनेंद्र की वंदना के साथ इस अभिलेख को शुरू किया गया है। जिनेंद्र अर्थात जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक जैन अभिलेख है, अतः रविकीर्ति ने मंदिर के देवता जिनेंद्र की वंदना, उनकी चरण वंदना, उनकी स्तुति करने के साथ ही इस अभिलेख को प्रारंभ किया है। श्लोक संख्या 2 में पुलकेशिन द्वितीय की वंशावली की चर्चा मिलती है, जिसकी चर्चा भी हमने संक्षेप में किया। जो पुलकेशिन द्वितीय के पूर्वजों के नाम इसमें क्रमशः मिलते हैं, उसकी चर्चा श्लोक संख्या 2 में मिलती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चालुक्य वंश की महिमा का वर्णन इस श्लोक में मिलता है। श्लोक संख्या 3 में पुलकेशिन द्वितीय सत्याश्रय की चर्चा की गई है। सत्याश्रय अर्थात पुलकेशिन द्वितीय की यह उपाधि थी जो मिलती है सत्याश्रय। श्लोक संख्या 4 में चालुक्य वंशी राजाओं का पृथ्वी वल्लभ के रूप में वर्णन किया गया है। एक और उपाधि चालुक्य राजाओं की मिलती है, वह है पृथ्वी वल्लभ। तो ये दो महत्वपूर्ण उपाधियां थीं चालुक्य राजाओं की, पहला सत्राश्रय और दूसरा पृथ्वी वल्लभ। श्लोक संख्या 5 में प्रथम ऐतिहासिक चालुक्य नरेश जय सिंह वल्लभ की चर्चा, उसकी उपलब्धियों की चर्चा मिलती है। श्लोक संख्या 6 में जय सिंह का पुत्र रणराग हुआ, इसकी चर्चा है। श्लोक संख्या 7 और 8 में रणराग का पुत्र पुलकेशिन प्रथम, जिसने वातापी को अपनी राजधानी बनाया, उसकी चर्चा है। वातापी को इसने राजधानी बनाया और कालांतर में आगे के राजाओं ने भी क्रमशः उसको राजधानी के रूप में दर्जा दिया। श्लोक संख्या 9 और 10 में पुलकेशिन प्रथम का पुत्र ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिवर्मा हुआ, जो गद्दी पर बैठा और इसने नल, मौर्य और कदंबों को जीता। यह चर्चा इस श्लोक में मिलती है। नल, मौर्य और कदंब ये एक जाति थी, लेकिन इस जात के किस राजा को पराजित किया, इसका उल्लेख इस अभिलेख में नहीं किया गया है। श्लोक संख्या 11 से लेकर 13 में कीर्तिवर्मा के बाद चूंकि इसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अल्पवयस्क था, अतः गद्दी पर पुलकेशिन प्रथम का दूसरा कनिष्ठ पुत्र मंगलेश बैठा। इसने पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक की विजय की। साथ ही साथ एक इसमें चर्चा मिलती है कि इसने कटक्षरी वंश को हराया और रेवती द्वीप को जीता। ये इंपॉर्टेंट है, कटक्षरी वंश और रेवती द्वीप, यह कहाँ स्थित था? दक्षिण में कहीं स्थित था, लेकिन एक्यूरेट कन्फर्म इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। श्लोक संख्या 14 और 15 में कीर्तिवर्मा के पुत्र पुलकेशिन द्वितीय ने मंगलेश को मारकर गद्दी पर अधिकार किया, इसकी चर्चा है। श्लोक संख्या 16 में गृह युद्ध के कारण उत्पन्न विद्रोह का पुलकेशिन ने बड़ी वीरता के साथ दमन किया, इसकी चर्चा है। श्लोक संख्या 17 में भीमरथी नदी के उत्तर में आक्रमण करने वाले आपयिक को इसने पराजित किया और गोविंद को अपने पक्ष में किया। ये आपयिक और गोविंद क्या थे, इसके बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। श्लोक संख्या 18 में वर्दा से घिरी वनवासी नगरी को इसने जीता। वर्दा से घिरी, वर्दा नदी थी जिसके पास में वनवासी नगरी थी, जिसको इसने जीता, लेकिन इसकी पहचान अभी अस्पष्ट है। श्लोक संख्या 19 में गंग और आलुप राजाओं को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। गंग और आलुप के राजा कौन थे, इसकी चर्चा अभिलेख में नहीं की गई है। केवल इतना ही कहा गया है कि गंग और आलुप राजाओं को इसने पराजित किया। श्लोक संख्या 21 में पुरी नगर का इसने घेरा डाला। पुरी नगर अर्थात उड़ीसा का इसने घेरा डाला। श्लोक संख्या 22 में लाट, मालव और गुर्जर को शरणागत किया, अर्थात उनको पराजित किया, उनके राज्य को हस्तगत किया और उनके राज्य को इसने अपने राज्य में मिलाया। इसकी चर्चा इस अभिलेख में की गई है। श्लोक संख्या 23 में हर्षवर्धन से युद्ध और पुलकेशिन का उसे भयभीत करना, इसका उल्लेख है, जिसके कारण इस अभिलेख का महत्व भी है, अर्थात हर्ष और पुलकेशिन के मध्य युद्ध हुआ। यहाँ पर पुलकेशिन अपने को विजयी बताता है, लेकिन साथ ही साथ हर्षवर्धन के अभिलेख में हर्ष अपने को विजयी बताता है।
तो यह एक प्रकार से कंट्रोवर्सी है कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई, किसकी हार, क्योंकि हर्षवर्धन और पुलकेशिन दोनों अपने अपने अभिलेखों में विजय की कल्पना करते हैं, विजय को उल्लिखित करते हैं। इसके बाद श्लोक संख्या 24 में विंध्य प्रदेश को इसने अपने राज्य में सम्मिलित किया, इसकी चर्चा मिलती है। श्लोक संख्या 25 में 99,000 गांव वाले महाराष्ट्रकों पर पुलकेशिन के अधिकार का उल्लेख है। 99,000 गांव वाले महाराष्ट्र जो वर्तमान समय में एक पूरा प्रदेश है वो नहीं, बल्कि महाराष्ट्र एक उस समय कोई जाति थी जिस पर पुलकेशिन ने अधिकार किया, और उन महाराष्ट्रकों के अधीन 99,000 कुल गांव थे, और उन गांव को जीत करके पुलकेशिन ने अपने राज्य में मिलाया। तो यह उस काल की, उस समय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसकी चर्चा रविकीर्ति ने बड़े ही सम्मान के साथ इस ऐहोल अभिलेख में किया है। 99,000 गांव वाले महाराष्ट्रकों पर पुलकेशिन ने अधिकार किया। श्लोक संख्या 26 में कोसल और कलिंग के राजाओं का भयभीत होना, इसके बारे में चर्चा है। अर्थात कोसल और कलिंग के राजाओं को इसने जीता और उनके राज्य को हस्तगत करके अपने राज्य में मिलाया, इसकी चर्चा इस अभिलेख में मिलती है। इसके बाद श्लोक संख्या 27 में इसकी पिष्टपुर दुर्ग की विजय है। इस पिष्टपुर की चर्चा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी इस पिष्टपुर की चर्चा है, जिसकी चर्चा फिर से दोबारा इस अभिलेख में, पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में मिली है। श्लोक संख्या 27 में कहा गया है कि पिष्टपुर दुर्ग की इसने विजय किया और उसको अपने राज्य में मिलाया। श्लोक संख्या 28 में किसी कोनाल झील की विजय की चर्चा है। यह कोनाल झील कहाँ स्थित थी, यह स्पष्ट इतिहासकारों में मतभेद है। इसके बारे में इसका आइडेंटिफिकेशन अभी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया है। श्लोक संख्या 29 में पल्लवों को पराजित करके पुलकेशिन कांची तक पहुंच गया। यह उस समय की एक बहुत बड़ी विशेषता है। पल्लव जो कि इसके समकालीन थे, इनके राज, दोनों के राज आपस में एक दूसरे को टच करते थे, छूते थे। अतः पुलकेशिन ने उनके राज्य को हस्तगत करके अपने राज्य में मिलाना चाहा, और जिसके परिणाम स्वरूप इसने पल्लवों को पराजित करके उनके राज्य कांची को अपने राज्य में मिलाया। ऐसा इस प्रशस्ति में, ऐहोल प्रशस्ति में इसकी चर्चा है। श्लोक संख्या 30 में चोलों पर आक्रमण की चर्चा है। चोल भी उस काल के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वंश था उस काल का। अतः पुलकेशिन ने उन पर भी विजय प्राप्त की और उनके राज्य को हस्तगत करके अपने राज्य में मिलाया। इसकी चर्चा इस ऐहोल अभिलेख में की गई है। श्लोक संख्या 31 में एक बार पुनः चोल केरल पांड्य राजाओं को अपने साथ इसने मिलाया, उनके राज्य को हस्तगत करके अपने राज्य में मिलाया। श्लोक संख्या 32 से 36 में शक संवत के 556 वर्ष बीत जाने पर रविकीर्ति द्वारा जिनेंद्र के मंदिर को बनाने की चर्चा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इस अभिलेख की डेट निकालने में कि शक संवत के 556 वर्ष बीत जाने पर रविकीर्ति द्वारा जिनेंद्र का मंदिर बनाया गया। शक संवत अर्थात 78 ईस्वी, 556 में जब हम 78 को ऐड करेंगे तो इसकी डेट 634 ईस्वी आएगी, जिसके आधार पे इस अभिलेख की तिथि 634 ईस्वी निकलती है। इसकी चर्चा इसमें है कि शक संवत के 556 वर्ष बीत जाने पर रविकीर्ति द्वारा जिनेंद्र का मंदिर बनवाया गया और साथ ही साथ उसी क्रम में इस अभिलेख को उस मंदिर में उत्कीर्ण करवाया गया। श्लोक संख्या 36 में मंदिर के निर्माता रविकीर्ति द्वारा इस प्रशस्ति की रचना किए जाने का उल्लेख है। इस अभिलेख के रचनाकार रविकीर्ति ने जिस जिनेंद्र के मंदिर को बनवाया और उसी क्रम में इस अभिलेख को उस मंदिर में स्थापित कराया, और जो वर्तमान में मेगुती जैन मंदिर है, मेगुती जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां से ये अभिलेख मिला। और अंतिम श्लोक संख्या 37 में रविकीर्ति द्वारा अपने को कालिदास और भारवी के समकक्ष बता करके इस अभिलेख का समापन किया गया। यह उस समय की, उस काल की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि कालिदास और भारवी जो कि संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि थे, उसके समकक्ष रविकीर्ति अपने को बताता है। हो सकता है यह अतिशयोक्ति भी हो, क्योंकि कालिदास और भारवी के समान रविकीर्ति को तो नहीं माना जा सकता, लेकिन हाँ इतना अवश्य है
कि उस काल के समकालीन कवियों में जो प्रथम श्रेणी के कवि भी हम जिसको कह सकते हैं, उसमें रविकीर्त का नाम अवश्य था। तभी उसने अपने को कालिदास और भारवी के समकक्ष बताया है और इसी के साथ इस अभिलेख का समापन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख की जो चर्चा किया, उसमें क्रमवार रूप से जो कुल 37 श्लोक मिलते हैं, उन श्लोकों को क्रम से हमने बताया कि श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4 से लेकर के 37 श्लोकों में किन किन बातों का रविकीर्त ने उल्लेख किया है और इतिहास के स्रोत के रूप में उसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।